तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। और हम CDS 1 2025 को डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, खास तौर पे हमें ये इससे पता चल जाता है कि यूपीएससी की नज़र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आजकल चली हुई है। ठीक है, करंट अफेयर की कौन सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और आज पॉलिटी के लगभग 17 से 18 जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से एक्ट्स ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। पहला ऑप्शन है आपके पास 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102nd, 4th, 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसी कड़ी में देखिए, अमेंडमेंट से वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। 2024 प्री में भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था और 2024 के CDS में भी सिमिलर नेचर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसी को वो मैच द फॉलोइंग बना भी सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आंसर इज 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कि इसके थ्रू जो है GST को ठीक है एक लॉ बनाया गया था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये है, हम जानेंगे कि जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं तो किसने क्या किया। ठीक है, 101st से आपका GST बन गया। ठीक है, 102nd से दो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। नंबर वन देखिए, नंबर 1 हुआ है आपका जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338B में NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम गुरु हुआ था 102nd अमेंडमेंट एक्ट से। एक इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि आर्टिकल 342A को अमेंड कर दिया गया। ठीक है, और इसको ठीक है, इस आर्टिकल को इसमें ऐड करके एक क्लॉज ऐड किया गया था उस टाइम पे कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट स्टेट एज वेल एज सेंटर के लिए, स्टेट एज वेल एज सेंटर के लिए, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे। और उसको अगर अमेंड करना है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही अमेंड भी करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट की अप्रूवल होना चाहिए, है ना। आजकल जो SC और ST की लिस्ट बनती है वो भी सिमिलर तरीके से बनती है, लेकिन इससे बड़ा इशू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की मांग उठने लगी OBC के लिए कि हमें OBC का स्टेटस दीजिए, बाकी हर जगह भी। तो सेंटर ने भी, है ना, बहुत ही एकदम टैक्टिकल मूव निकाल करके उन्होंने फिर से एक अमेंडमेंट किया, 105th अमेंडमेंट एक्ट से भाई साहब इस पूरे प्रोविजन को नलिफाई कर दिया गया और रीइंस्टेट कर दिया गया स्टेट की पावर को। ठीक है, सेक्शन 342A में सब सेक्शन 3, ठीक है, एक अलग से एक सेक्शन डाला गया उसमें, और उसमें ये बात कही गई कि ठीक है, प्रेसिडेंट भी लिस्ट तैयार करेंगे, स्टेट्स भी अपनी लिस्ट अलग से तैयार कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। आज के दौर में स्टेट एज वेल एज सेंटर OBC की डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन SC और ST की जो लिस्ट क्रिएट करेंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट क्रिएट करेंगे, और उसमें अगर अमेंडमेंट करना हो तो सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से प्रेसिडेंट अमेंडमेंट कर पाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं। ये बात मुझे आपको बतानी थी। और पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इस पे अब मैं इन 5 आर्टिकल्स पे मैं कुछ भी आपको, है ना, बाकी चीजें नहीं, ठीक है, इसमें कराऊंगा। अगली बात देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इससे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 103rd नहीं है क्या इसमें दिया हुआ, हाँ 103rd पहले कर लेते हैं। 103rd से क्या हुआ, जो EWS है उनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया, है ना। और उसके बाद 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट बात है कि जो SC और ST के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। प्लस जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स में, उसे, ठीक है, उसे डिसकंटिन्यू किया गया। 105th का हमने देख लिया। 106th से क्या हुआ है, 106th से ये क्वेश्चन हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, है ना, 2024 का प्री का क्वेश्चन है और 2024 के हर पेपर में ये पूछा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में देखिए क्या चीज है। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, नहीं, ये गलत है। दिस विल कम इनटू फोर्स फॉर 15 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट, ना, स्केड्यूल्ड कास्ट, हाँ, वुमेन एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब एज वेल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि भैया जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, क्या ये 18th लोकसभा से, भाई ये 19th चल पड़ा है मामला आपका, तो ये तो कैसे ही इफेक्ट में आएगा, अभी भी इफेक्ट में ये नहीं आया हुआ है, समझ रहे हो बात को। और ये इफेक्ट में कब आएगा, ये इफेक्ट में गुरु आएगा आपके जब नेक्स्ट
जब नेक्स्ट आपकी सेंसस होगी, ठीक है, नेक्स्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन में ये प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि भैया ये सीटें नारियों के लिए रिजर्व रहेगी। समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो सेंसस होगा उसके बाद ये इफेक्ट में आएंगे, 15 साल के लिए इफेक्ट में रहेंगे। और ये जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, ये रिजर्वेशन एससी वुमेन के लिए और एसटी वुमेन के लिए भी एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बीच में मिलेगा। समझ रहे हो? उस कैटेगरी में भी, एससी एसटी कैटेगरी में भी 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ये रिजर्वेशन किस चीज में है, ये भी आपसे वो सवाल पूछेंगे। ये सिर्फ लोअर हाउसेज के लिए है। समझ रहे हो? और एससी एसटी के लिए भी सिर्फ लोअर हाउसेज में रिजर्वेशन है, अपर हाउसेज में रिजर्वेशन नहीं है एससी एसटी रिजर्वेशन। राइट, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे ही पीवाईक्यू के थ्रू पूरा रिसर्च करना है भाई, आप ये प्रोग्राम अभी भी बचे हुए हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी दिन बचे हुए हैं, 40-45 दिन के आसपास बचे हुए हैं। आप प्रीलिम्स का पंचनामा ऐसे है ना, टॉपिक वाइज अगर आपको रिवाइज करना है और सारे पीवाईक्यूज के थ्रू, तो ये रिवीजन ओरिएंटेड बेसिकली मॉड्यूल है ना। प्रैक्टिस भी हो ही रही है। मोर देन 60 आवर्स का इसमें ऑलरेडी कंटेंट चढ़ गया है और ये सेशन भी इसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, सीडीएस में पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी यूएन एजेंसी है जिसे कि नोबेल प्राइज 2 बार, है ना, मोर देन वंस मिला हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो भैया ऐसा ही क्वेश्चन सीडीएस 2024 में आया था कि कौन सा यूएन ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यही क्वेश्चन सीडीएस 2024 में आया कि किसको कभी नहीं मिला है, इसका उल्टा पूछ लिया। समझ रहे हो? मान लो यही क्वेश्चन वो अब, क्योंकि 3 बार लगातार इन्होंने ये पूछ लिया, अब अगर ये सीएससी में भी अच्छी स्टेटमेंट दे दे, 3 में से कौन है वो जिसको मोर देन वंस या फिर 2 बार मिला है, तो वो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, इसे 2 बार आपको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, और किसे नहीं मिला है इस पूरी लिस्ट में से, वो है भाई साहब ये। ठीक है, यूनेस्को को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, आईएलओ को मिला है, यूएनएचसीआर को मिला है, वो तो हमने अभी डिस्कस यहाँ पे कर ही लिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी मिला हुआ है। ठीक है, तो आईएईए तो है ही नहीं ना यूएन ऑर्गेनाइजेशन। सीधी बात तो ये है, आईएईए जो कि 1959 में इस्टेब्लिश हुई थ्रू एटम्स, है ना, एटम्स ऑफ पीस रेजोल्यूशन करके लाया था। इनफैक्ट इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। राइट, और इसका ही एक सिस्टम न्यूज में रहता है, रेट्स सिस्टम। अगर वो आपसे बोले रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस सिस्टम, रेट्स फ्रेमवर्क, ये ये रीजनल एंटी टेरर एक अलग स्ट्रक्चर है। एक और इनका सिस्टम रहता है रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस, है ना, फ्रेमवर्क। तो ये जैसे ही ये आपका इसमें बन गया, तो रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस फ्रेमवर्क अगर वो आपसे पूछे कि ये किसका जो है ये फ्रेमवर्क है, तो ये IAEA का फ्रेमवर्क है। रेट्स आपका SCO का है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो है ना, ये इसमें एब्रीवेशन इसकी देख लेना, रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क किसका है? ये IAEA का है। और इसकी जो अलग से एब्रीवेशन है उसको चेक कर लेना यार, इंटरनेट में देख लेना। ये चीज़ें क्योंकि न्यूज़ में होती है, बीच बीच में कहीं न्यूज़ में आ जाती है, मुझे ध्यान में आ जाती है, तो मैं साथ में बोल देता हूँ कि हाँ ये चीज़ आगे पूछी जा सकती है, न्यूज़ में रहती है। ये जो भी मान लो, है ना, मान लो अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होती है तो उस टाइम कैसे मिल करके कोलैबोरेटरी रिस्पॉन्स उसका किया जाए, उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू यूएन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूएन जनरल असेंबली, सिमिलर नेचर पे यूएन पे पूछा हुआ इन्होंने 2022 में। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। ओके, दूसरा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। परमानेंट ऑब्जर्वर्स in UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters। तीनों स्टेटमेंट्स एक्चुअल में 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट है। समझ रहे हो? तीनों स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तो लेंगे ही लेंगी, है ना, ऑब्जर्वर स्टेटस यूएन में है। फॉर एग्जांपल IPCC वगैरह हो गया। इसके अलावा भी इवन आपके जो एनजीओ है, एनजीओज को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है यूएन में। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल BAPS का नाम सुना है? जो वो टेम्पल्स बनाते हैं, यार वो दिल्ली में भी एक टेम्पल है वहाँ पे। अरे मैं टेम्पल का नाम कैसे बोल सकता हूँ इनका, इतना फेमस, और आबू धाबी में जो टेम्पल बनाया है, ठीक है,
वो जो सबसे बड़ा टेम्पल बना हुआ है आबू धाबी में, जो अभी लेटेस्ट टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है, वो BAPS ने बनाया है। उस BAPS की भाई साहब उनकी UN में ये ऑब्जर्वर मेंबरशिप है, मालूम है। अगर वो ये भी पूछे कि NGOs क्या इसका ऑब्जर्वर बन सकते हैं, बन सकते हैं। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछे कि UN से अगर किसी को बाहर निकालना हो भाई साहब, उसके लिए क्या नियम है, नियम ये है गुरु, आर्टिकल 3 तो कहता है कि मेंबर कैसे बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि UN की एक देखिए ओपन डोर पॉलिसी है। नंबर 1 तो हमारे मेंबर वो होंगे जिन्होंने UN की डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन 1942 में जो साइन हुई थी, ठीक है, उस चार्टर को जिन्होंने साइन किया था वो तो बाय डिफॉल्ट मेंबर है ही। लेकिन हमारा एक ओपन डोर पॉलिसी ये भी रहेगी, है ना। वैसे ये ओपन डोर पॉलिसी आजकल नेटो के लिए लागू होती है कि नेटो की भी एक ओपन डोर पॉलिसी है कि जितने मेंबर आना चाहे वो आ सकते हैं, बशर्ते कि नेटो का कोई एग्जिस्टिंग मेंबर उसमें अपना वो ना लगाए, ठीक है, अपना ऑब्जेक्शन ना लगाए, है ना। फॉर एग्जांपल यूक्रेन की एंट्री के लिए वो अर्दोगान ने ऑब्जेक्शन लगा रखा था। तो नेटो का आर्टिकल 5 वो जो कलेक्टिव डिफेंस वाला सिस्टम है उसमें भी यही जिक्र है कि हमारे जितने लोग आ जाए हम उसे वेलकम करेंगे। ओपन डोर की पॉलिसी आजकल नेटो के रेफरेंस में न्यूज़ में रहती है। सिमिलरली ओपन डोर की पॉलिसी इनकी भी है कि जितने मेंबर आना चाहे हम उनको वेलकम करते हैं, बशर्ते आप अंडर आर्टिकल 110 आपको याद नहीं रखना है, बस बशर्ते कि वो UN चार्टर को साइन करे। तो UN चार्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है। पर ऐसे भी हो सकते हैं, कई खुराफाती हो सकते हैं भाई साहब, है ना। मान लो हमारे नेचर के कोई लोग वहाँ पे आ गए जो कि रूल मान ही नहीं रहे हैं इनके, तो भैया पहले तो UNSC की रिकमेंडेशन पे UN जनरल असेंबली, समझ रहे हो, UN जनरल असेंबली UNSC की रिकमेंडेशन पे उस पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, उसकी सारी प्रिविलेजेस, मेंबरशिप की प्रिविलेजेस। अगर फिर भी ना माने तो परमानेंटली भी डिबार कर सकता है। कौन? UNGA। तो सिमिलर जो है चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि देखिए ईरान के रेफरेंस में ये चीज़ न्यूज़ में थी। ईरान की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई थी, समझ रहे हो। ये 2020-21 की बात है, उस टाइम पे ईरान की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी, सर्च कर लेना इस पर। तो इसलिए ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है। देखिए CVC पे ये अच्छा क्वेश्चन है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बी लाइक, मैं नहीं तो कौन बे। The committee to recommend the appointment of Central Vigilance Commission has Home Minister Amit Shah ji be like, मैं नहीं तो कौन बे। In certain circumstances, the leader of opposition, leader of single largest group in opposition of Lok Sabha can be on the committee to recommend the, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ये इसने 1 क्यों लगाया है भाई साहब ने? करेक्ट आर 3। अब देखो CVC इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके 3 मेंबर, है ना, मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, एक या मतलब मैक्सिमम 2 इसमें अदर विजिलेंस कमिश्नर होंगे, ठीक है। और वो AIR है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज से हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन से हो सकते हैं, कुछ भी। और वो सारे क्लॉजेज मैंने इसमें डालना उचित नहीं समझा। इसके लिए जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, प्राइम मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन जो CBI के डायरेक्टर हैं, अगर उनको अपॉइंट किया जाना है भाई साहब, तो यहाँ होम मिनिस्टर जी के को रिप्लेस करते हुए कौन आते हैं यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक अलग कमेटी उनके लिए है। दूसरी बात भैया, यहाँ से आपसे वो ये विजिलेंस CVC के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि इनका टर्म क्या है, टेन्योर का है। तो टेन्योर है भैया इसका 4 इयर्स इसका टेन्योर है, या फिर आप 65 साल के हो जाएं तब भी ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, एकदम हेड, है ना, वो फिर से CVC नहीं बन सकता है। देयर इज नो केस फॉर रीअपॉइंटमेंट। वेयर एज CBI के लिए DSP एक्ट में अमेंडमेंट करके, ठीक है, हाँ, और ठीक है, उसमें एक प्रोविज़न लाया गया, CVC एक्ट में भी अमेंडमेंट करके एक प्रोविज़न लाया गया। वो ये कि भैया जो CBI के जो डायरेक्टर हैं वो उनका टेन्योर तो 2 साल तक होगा, लेकिन इसे अमेंड किया है ना, इसे एक्सटेंड किया जा सकता है +3 ईयर्स के लिए। तो ये ध्यान में रखना है CBI के रेफरेंस में, और इसमें ये अलग बातें। अगली बात कि भैया CBI पे CVC का एक्चुअली कंट्रोल रहता है। कहाँ? जहाँ CBI प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत कोई केस अगर वो CBI इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर कोई केस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो भैया
सीबीआई पे सीवीसी का कंट्रोल रहेगा उस केस में, ठीक है। उनकी सुपरिंटेंडेंस में सीबीआई वहाँ पे काम करेंगे। अगली बात, सीवीसी जो है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, ठीक है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ना तो कोई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट ले सकते हैं, ना तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ले सकते हैं, है ना। जो इनकी सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के होंगे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के इक्विवेलेंट, और जो बाकी विजिलेंस कमिश्नर है उनके होंगे मेंबर ऑफ यूपीएससी के इक्विवेलेंट। तो ये कुछ बातें आपको सीवीसी के बारे में, मतलब मोटा माटी इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी पूरा लक्ष्मीकांत रटो वो जरूरी नहीं है, हर एक उसका प्रोविजन रटना जरूरी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन हमने ठीक तो लगाया ही होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये आ गया आपका संथानम कमेटी, एंड द क्रिएशन ऑफ लोकपाल वॉज रिकमेंडेड बाय, ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो मोरारजी देसाई की रिपोर्ट गई थी फर्स्ट एआरसी की 1967 के आसपास, ठीक है, उसमें सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त का आइडिया दे दिया गया था उस वक्त, समझ लो। और ये जो संथानम कमेटी है, ये करप्शन पे तो बनाई ही थी, सेंट्रल सीवीसी को इसने रिकमेंड किया है, उसमें नो डाउट। जो सीबीआई है, सीबीआई को भी 1963 में ही क्रिएट किया गया और इसी की रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया। इससे पहले सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था, है ना। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है, एक एक्ट बनाया गया था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो करप्शन किया है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर 1946 में इसको ठीक है, इसको डीएसपीई एक्ट बना दिया गया और उसके थ्रू एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की गई, बाद में इसी को ही मोल्ड करके सीबीआई बना दिया गया, समझ लो। तो यही है, पूरा गड़बड़ वैसे ही चला हुआ है, नाम बदले जा रहे हैं, बाकी तो जीवन वैसा ही है। अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, ये है ना, ऐड आपको आती रहेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ डिसाइडेड, हाँ ठीक है, मतलब ये फालतू के क्वेश्चन है, ऐसे आप याद कर भी नहीं पाएंगे, मैं तो आंसर बता दूं, ठीक है, 15 सितंबर। और एक्चुअल में क्यों है ये 15 सितंबर, इसकी भी पीछे कहानी है। 1997 इंटर पार्लियामेंट्री जो IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, तो इसने डिसाइड किया 15 सितंबर के दिन कि हम एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी लाएंगे, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी, IDD अगर वो पूछ ले। तो वो जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी है वो लाई गई थी 15 सितंबर को, उसी को रिगार्ड करने के लिए बाद में फिर UN ने आई थिंक 2006-07 में इसको ऐसे अडॉप्ट किया कि हम इसे डे ऑफ डेमोक्रेसी बना देंगे। बाकी तो डेमोक्रेसी चल रही है पूरी दुनिया में, अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आता है नीति आयोग कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, और कौन होगा। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, भाई इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो यूटीज़ के हैं, वो भी इसके मेंबर रहते हैं, है ना। सिमिलर आई थिंक हमने ये ऑलरेडी कवर किया भी हुआ है, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक वाला वो सेशन अगर आप देखेंगे तो हमने ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ कवर ऑलरेडी कर रखी हुई है। हमने वहाँ इंटर स्टेट काउंसिल को कवर किया हुआ है, हमने वहाँ ठीक है जो जोनल काउंसिल है उनको कवर किया हुआ है, नीति आयोग वगैरह आई थिंक हमने ये सब वहाँ पे कवर किया हुआ है जितना मुझे याद आ रहा है। तो फालतू में अब फिर से नीति आयोग की वही घिसी पिटी बातें क्या इसमें, है ना, याद रखना। आप तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चलो ये तो सभी को पता ही है, अटल टिंकरिंग लैब ये किसके अंडर है, ये तो खैर छोड़ो। और एक PYQ उनका ये भी था कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये किसके अंडर है, और है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDG इंडिया इंडेक्स। हाँ ये बताओ यार, SDG इंडिया इंडेक्स में इंडिकेटर्स कितने हैं, ठीक है, ये बता दो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिया का जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 2 एडिशनल इंडिकेटर, एक होता है ग्लोबल MPI, एक होता है इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें 2 एडिशनल इंडिकेटर्स हैं। टेल मी द नेम्स ऑफ दोज इंडिकेटर्स, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर करेक्ट।
वही आई थिंक ये इन्होंने प्री में 2022-23 के प्री में इन्होंने एक बार पूछा हुआ था ये कि इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक ऑप्शन ये भी उसमें था, एक ऑप्शन NCBC था क्योंकि तब तक उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। सो इट इज़ ए स्टेटूटरी बॉडी, यस इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी, NCW एक्ट के तहत ये बनी है। इट हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। बिल्कुल सही बात है जी, ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इट हैज़ द मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें, और क्या ही एक्सप्लेन ठीक है किया जाए। तो NCW के बारे में ये सब चीज़ें हैं, राइट। नेक्स्ट आप इसमें अगेन एडवर्टीजमेंट आपको आती रहेगी, आप चाहें तो प्रीलिम्स का पंचनामा कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ये है इंपॉर्टेंट, ये आया मजे का क्वेश्चन, ये मजे का क्वेश्चन आया। विच एमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गुरु ये तो पढ़ ही लो है ना, अगर याद ना रहे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ 2024 का PYQ देख लो, आई थिंक मैंने ये इसमें कवर ऑलरेडी किया भी है नीचे, अगर वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें भी इन्होंने पूछा यही हुआ था है ना। 8th शेड्यूल में के कुछ लैंग्वेजेस से इन्होंने पूछा हुआ था कि 92nd अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ, आई थिंक ऐसा करके मैच द फॉलोइंग का एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन उसमें था, ठीक है। तो जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, इसमें आपकी जो लैंग्वेजेस दी गई हैं, शुरुआत में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में इसमें सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स होते रहे। 3 अमेंडमेंट याद रखने हैं, 21st रखना है याद, उसके बाद आपको 70 ठीक है सेकंड याद रखना है, उसके बाद 92nd आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ 50 प्लस करके, ठीक है प्लस, तो ये 71st हो जाएगा। 21 याद रखना है, प्लस 50 करने हैं तो 71 हो जाएगा, फिर प्लस जितने आपको करने होंगे तो 92 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये है, ठीक है। ये कुछ एक लैंग्वेजेस बस आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि ये कब जैसे ऐड हुई। 21 से आपकी ऐड हुई थी सिंधी, ठीक है, 21 से आपकी ऐड हुई सिंधी। 71 से आपकी ऐड हुई 3 है ना, हाँ 3 KMN, L बीच से गायब है, ये नेमोनिक आपने याद रखना है बस। कौन सी है ये भी ध्यान में मत रखो, KMN ध्यान में रखना है भले ही, है ना। अगली बात जो आपकी, अब ये KMN क्या है बेसिकली, KMN आर योर कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी एंड नेपाली, ये आपकी 71st अमेंडमेंट से ठीक है यहाँ पे ऐड हुई KMN, कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली। 92nd इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें देखो हाँ इसका निमोनिक क्या है कि जो जैन जी है इन्होंने बहुत खतरनाक हथियार जो है ईजाद करके रखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं तो देखिए एथिक्स के नाम पे पूरा यूटिलिटेरियन आदमी हूँ, तो हाँ जो ठीक है जो BDSM है, आप इसकी यूटिलिटी नेमोनिक के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। बोडो, डोंगरी, ठीक है, संथाली, और ये आपका हो गया ये ठीक है, एक इसकी हाँ मैथिली, यार मैथिली, बस ये याद रखना है आपको। मतलब मैं इवन ये भी प्रेफर नहीं करता हूँ याद रखना कि यार कौन इतनी सारी लैंग्वेजेस को ध्यान में रखे, एटलीस्ट ये निमोनिक याद रख लेने कि सिंधी तो ऐड हुई ही हुई है ना, सबसे पहले, बाद में ऐड करने की जाने वाली जो लैंग्वेज है अमेंडमेंट के थ्रू वो सिंधी है। इसके बाद आपने KMN याद रखना है, L गायब कर देना है, फिर आपने बस ये जानलेवा कुछ निमोनिक याद रखने हैं कि है ना, जंजी टाइप के नेमोनिक, वहाँ से चीज़ें चल पड़े। अब देखो गुरु ऐसा है कि आपको करना है याद, तो याद करो कैसे भी, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें याद की गई होगी उसका कुछ आप कुछ पॉजिटिव यूज कर पा रहे हैं तो ठीक है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये पूरी कहानी वैसे ही इसमें लिखी गई है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर देखिए ये क्वेश्चन लगा के देखिए, अगर किसी ने लगा के दिखाया मज़े से तो मज़ा आ जाएगा। लगाइए जरा कि इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट काउंसिल ऑफ स्टेट, ये एकदम धोखा देने के लिए क्वेश्चन है ना, ये बनाया गया था, मैं खुद धोखा खा गया इसमें।
भाई साहब भी धोखा खा गए हैं, क्योंकि उन्होंने वही आंसर लगाया जो आप देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की तो देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है गुरु। जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी के बाद वो तमिलनाडु की आती है। ये ध्यान में रखना। राज्यसभा की 4th शेड्यूल की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, 4th शेड्यूल में मेंशन्ड होती है राज्यसभा की सीटें। तो भाई साहब वो राज्यसभा की सीटें यूपी के बाद, ठीक है, कहाँ गया 4th शेड्यूल, 1 सेकेंड, हाँ ये आया 4th शेड्यूल में। उत्तर प्रदेश यहाँ है, 31 सीटें। कितनी है ये भी याद नहीं रखनी है, याद रखना है 31 सीटें। इसके तुरंत बाद अगर आप आएंगे इसमें, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके बाद आपका आ जाता है एकदम तमिलनाडु। हाँ तो ये तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, सॉरी। लेकिन ये बात है कि यूपी के बाद ये तमिलनाडु का एक काफ़ी ऊंचा स्थान है। आपका बिहार तो इधर 16 में है, तो ये एकदम है ना, इन्होंने झोल यहाँ पे करके रखा हुआ था ना। ये बीच में अगर महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र उसका आंसर हो जाता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है तमिलनाडु के पास लोकसभा की उतनी सीटें नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु के पास हाँ इस प्रोपोर्शन में लोकसभा की उतनी सीटें नहीं है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा यूपी में ही है 4th शेड्यूल। अरे वो लोकसभा की सीटें डालना मैं इसमें भूल गया क्या। लोकसभा की सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, ठीक है। और उसके बाद यूपी के बाद आई थिंक महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। तो तमिलनाडु उसमें काफ़ी नीचे है, उसमें काफ़ी नीचे। उसके बाद तमिलनाडु में आई थिंक 39 समथिंग सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन तमिलनाडु नहीं है एटलीस्ट, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यूपी टॉप में है। यूपी और बिहार में कंफ्यूज नहीं करना है कि बिहार और यूपी में किस में ज़्यादा सीटें हैं, है ना। बहुत डिटेलिंग वाला थोड़ा क्वेश्चन है ये। अब इतना कौन याद रखे किसकी कितनी सीटें हैं, तो याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज जाने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी आर करेक्ट। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी ये हम कल भी पढ़े थे। किशनगंगा, हाँ ठीक है, रिवर के बारे में हम पढ़े। झेलम में जो कि डैम बनाया जा रहा है, और चेनाब रिवर के बारे में हम पढ़े उधर, ठीक है। उन्होंने उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ एक, हाँ ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट घटना इस साल ये हुई है, पिछले साल की। इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने के लिए इंडिया ने ऑफिशियल नोटिस पाकिस्तान को दिया हुआ है, इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में है। तो पूछा हुआ है कि द टर्म ईस्टर्न रिवर्स, इसमें सतलज, ब्यास और रावी आते हैं क्या। वेस्टर्न रिवर में बस इतना ही पूछ लिया, इंडस, झेलम और चेनाब आते हैं क्या। तो सतलज, ब्यास, रावी, इंडस, झेलम, चेनाब, तो जी बिल्कुल। तो इसमें बोथ 1 and 2 इसका आंसर एक्चुअली, ठीक है। जब आप देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को, अगर देखेंगे, हाँ इधर है इंडस रिवर सिस्टम में, ये देखिए आपकी जो ये, ठीक है, ये आपकी लांगचेन खांबा, ठीक है, ये इधर से आपकी आ रही है। तो हाँ एक्चुअल में जो राकस ताल है, राकस ताल, वहाँ से आपकी सतलज नदी शिपकिला पास हिमाचल से होते हुए ये आपकी इधर एंटर कर रही होती है। तो जो सतलज रिवर है और फिर ये ब्यास रिवर है और रावी रिवर है, इसका पानी इंडिया को मिला हुआ है। और जो ये वेस्टर्न रिवर्स है, झेलम, चेनाब, है ना, और ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है, जो कि बोखारचू ग्लेशियर से निकल रही है तिब्बत में। तो ठीक है, इंडस रिवर। तो ठीक है, इन वेस्टर्न रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला है। इंडिया को टोटल लगभग सिर्फ 20% पानी मिलता है इस पूरे इंडस रिवर सिस्टम का, इंडस रिवर बेसिन का। ओनली 20%, 80-20 का इसमें रेशो है, 8 है ना, जो भी इसका बनेगा 4:1 का रेशो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नंबर 1 ध्यान में रखनी है। नंबर 2 जो बात इसमें ध्यान में रखनी है वो ये कि ये वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, द्वारा ये जो है ट्रीटी साइन करवाई गई थी। उनके वर्ल्ड बैंक वाज बेसिकली द ब्रोकर ऑफ द डील। और जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, जो उस टाइम पाकिस्तान के उसको फील्ड मार्शल दे दिया गया था उस टाइम तक, सो ही वाज द फील्ड मार्शल अयूब खान बैक देन। तो जो है उनके बीच में ये ट्रीटी उस टाइम पे साइन हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है इसमें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस पे आपसे वो सवाल पूछ सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इसमें एक मैकेनिज्म है कि देयर इज इंडस वाटर कमीशन, ठीक है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और दोनों
मिलकर के विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी वो अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो तो कोई भी पार्टी वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकती है। वर्ल्ड बैंक विल अपॉइंट ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर और न्यूट्रल ऑब्जर्वर फिर इसमें जो है अपना डिसीजन देंगे, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है कि दिस इज द सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और यूनिलैटरल विड्रॉल का इसमें प्रोविजन नहीं है, समझ रहे हो। नो कंट्री कैन यूनिलैटरली विड्रॉ फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें एक क्लॉज डाला गया है, ध्यान में रखना है, यहाँ से अच्छे सवाल बना सकता है। ऐसी ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देगा भाई, वो मजे ले लेगा आपके, ले लो फिर मजे जितने लेने हैं, राइट। तो बस यही है, बाकी क्या पूछा हुआ है, इंडस झेलम चेनाब सतलज रावी व्यास, ठीक है। एक और बात कि अगर वो पूछे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या इसमें अलाउड है, जी बिल्कुल, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो है इसमें अलाउड है। तो हाँ, इसीलिए जो है इंडिया ने ऑब्जेक्शंस भी पाकिस्तान को लगाए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार बोल रहा है यार कि तुम ये इतने सलाल डैम तुम लगा रहे हो, उधर किशन गंगा में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, इतने सारे जो प्रोजेक्ट तुम लगा रहे हो तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। पाकिस्तान का ये उसमें कंटेंशन था, इंडिया भी चिढ़ के, है ना, कौन नहीं चिड़ेगा भाई कि तुम्हें, एक तो तुम्हें 80% पानी दे रहे हैं, ऊपर से तुम हमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी लगाने नहीं दे रहे हो। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने कोई डैम नहीं बनाया है, बेसिकली जो नेचुरल फ्लो है वाटर का वहीं से आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से निकाल दी, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए आपको प्रीलिम्स का पंचनामा ये कोर्स ले लेना चाहिए, मैं सही में बता रहा हूँ। ये जो है मॉड्यूल रिविजन ओरिएंटेड बनाए गए हैं इसमें, राइट। तो डेली इसमें सेशन जाते हैं और डेली आप इसमें PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ठीक ऐसे कि आपका साथ में ये कंटेंट रिवाइज होता भी चले। अगला आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी कंटेंशियस होगा, काफ़ी इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है अगर इसको वैसे इंटरप्रेट किया जाए तो। कि द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडिड राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ DPSPs। नहीं भाई, ये हमने अभी तो पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू, है ना, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 21A, वहाँ आया है राइट टू एजुकेशन। फिर आता है राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। ठीक है ना। देखो इसमें ना एक छोटा सा इसमें ये है कि ऊपर लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जानी चाहिए। वाई? बिकॉज यस, राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। लुक, राइट टू वर्क इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। ओल्गा टेलिस केस, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। सो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, उसमें एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में राइट टू वर्क, लेकिन जुडिशरी हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन तो मेंशन्ड है ही, आर्टिकल 21A में है। फिर देखिए आपको आर्टिकल 39 में भी 39 सबसेक्शन D है ना, वहाँ आपको ये मिलेगा एजुकेशन का प्रोविज़न। आर्टिकल 45 में आपको ये एजुकेशन का, है ना, प्रोविज़न मिलेगा, तो उसमें तो ये प्रोविज़न है ही। और DPSP में भी राइट टू वर्क और राइट टू लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 41 में इस पे, ठीक है, वो दिया हुआ है। आप जाकर के भाई पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के ये देख लो, DPSP वाला एक ही सेक्शन देख लो, उसमें सब चीज़ें, ये पूरा ही क्वेश्चन वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। लेकिन क्योंकि ऊपर पूछा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू रेफर टू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय दैट लॉजिक मैं तो इसे रॉन्ग, इस स्टेटमेंट को कहूँगा, और रॉन्ग कहने पर हमें नीदर 1 नॉर 2 इसमें जो है ये, हाँ ठीक है, एक्ट हैज एडेड राइट टू एजुकेशन एज चैप्टर ऑफ, हाँ नहीं, तो इसमें नीदर 1 नॉर 2 शुड बी द आंसर बेसिकली, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर यहाँ नहीं पूछा होता तो आपका 2 ओनली हो जाता, बिकॉज UPSC की लैंग्वेज ही ऐसी होती है ना, लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि यू हैव टू रेफर टू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा हुआ है स्पेसिफिकली कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग, अगर ऐसा भी पूछा होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई इसके बारे में, 2022 में इन्होंने पूछा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू फॉर रूल ऑफ लॉ
ऐसे करके आई थिंक एक स्टेटमेंट उन्होंने पूछी हुई थी। ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर रूल ऑफ लॉ, इट हैज इम्प्लिसिट प्रोविजंस फॉर रूल ऑफ लॉ बट नॉट एक्सप्लिसिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी ने वो रॉन्ग वहां पे माना था कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर रूल ऑफ लॉ। या फिर आई थिंक ये जुडिशियल रिव्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, किसी एक चीज का था, समझ रहे हो। Constitution neither mentions nor provides for judicial review. It is a judicial innovation. Similarly, Constitution mentions right to work, but in DPSP explicitly is mentioned in DPSP, but right to work is recognized as fundamental right by judiciary under Article 21A, under Article 21, right to life. समझ रहे हो? बस ये ध्यान में रखना है। ओल्गा टेलिस केस, भाई ये भी मतलब घिसा पिटा सवाल है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। जाके पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज देखो, वो फ्री में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना, प्लेलिस्ट पे नहीं हुई है। अदरवाइज ये वाला कोर्स देख लो, यहाँ ये फ्री में ही आप इसमें एनरोल कर, ये तो फ्री में ही है, एंटायर पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये पूरा पढ़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4 है। मैं कितनी बार आपको ये बताऊँ, है ना। आप मुझे बस ये, हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये आंसर करेंगे कि इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ for the purpose of fundamental rights under Article 13। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या लॉ की रिकॉग्निशन दी गई है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? हाँ, जो लोग भाई पढ़ रहे हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को, उनके लिए सब चीज़ें ईजी है। ये तो आपके पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी है कि हाँ ये सब स्टेट के उसमें होंगे। अगर हालांकि वो ये पूछा होता, क्योंकि देखो ये इधर देखो, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12, तो दैट मीन्स कि आर्टिकल 12 में जो चीज लिखी हुई है सिर्फ वो आपसे पूछी गई है। जुडिशियरी की आगे की जो एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 12 की, वो आपसे नहीं पूछी गई है। तो अगर ऑप्शन में ये होता कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्टेट का पार्ट है, नो, सुप्रीम कोर्ट तब स्टेट का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 में नहीं लिखा है जुडिशियल ऑर्गन ऑफ स्टेट वुड बी कंसिडर्ड एज स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट। जिनको ये अजीब लग रहा है, जाकर के वो सेशन देखो, पीछे सब चीज मैंने एक्सप्लेन की है। मान लो अगर वो यहाँ ये लिखता कि एनजीओ, ठीक है, कैन एनी एनजीओ बी रिगार्डेड एज, ठीक है, एज ए स्टेट, तो यस, इन सर्टेन कंडीशंस व्हेन एन एनजीओ इज वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर द पब्लिक सर्विसेज, तो उस केस में एनजीओ को या किसी कॉरपोरेशन को, किसी कंपनी को भी स्टेट माना जाएगा। लेकिन ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 12 ये नहीं कहता है। आर्टिकल 12 में स्टेट ये है, समझ रहे हो। आगे देखिए, ये है मजेदार क्वेश्चन, इसको लगा के देखिए। मुझे मालूम है आप इसमें गलत ही स्टेटमेंट एलिमिनेट कर जाएंगे, राइट, क्योंकि मुझे भी इसमें वो काफी अच्छा, ये प्रिविलेज वाला क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और आया हुआ है, वो आगे हम अभी देखेंगे। इसको लगाइए जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट। द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सू मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। द प्रिविलेज एक्सटेंड्स to freedom from preventive arrest or detention. This statement is wrong. Both these statements are correct. तो 1 and 2 आपका इसमें आंसर हो जाता है। Why? क्योंकि जो प्रिविलेजेस है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, इंपॉर्टेंट बात है, एमपी को या फिर एमएलए को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन शुरू होने और खत्म होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, मतलब ये बीच में सेशन है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कौन से केस में? सिर्फ सिविल केस में। अगर केस क्रिमिनल हो, क्रिमिनल ऑफेंस हो, तो आप अरेस्ट किए जा सकते हैं। भाई उसने ना आपसे सीधा क्वेश्चन, उसने आपके मुंह पे जूता मारा है ये क्वेश्चन पूछ के। ये मतलब वो जानना चाह रहा था यूपीएससी आपसे कि क्या आप खबरें जो पढ़ते हैं वो यहाँ अप्लाई कर पा रहे होंगे या नहीं। देयर वॉज दिस एमपी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हु वॉज इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब, बिलोंगिंग टू काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप,
हाँ, जो कि खालिस्तान का समर्थन कर रहा हो, उसने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी. ही वॉज डिटेन्ड इवन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड. सो यूपीएससी वॉज आस्किंग यू कि क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पता है कि डिटेंशन किया जा सकता है एमपीज का या नहीं किया जा सकता है. सीधी बात ये है, मतलब जो खबरें आप पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर दो. अरे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, 370 हटा, उस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला कहां थे? डिड यू लिसन फारूक अब्दुल्ला की स्पीच इन पार्लियामेंट? नो. कहां थे? ही वॉज एलिजिडली, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं. वाई? बिकॉज आई ऑनर our honorable home minister who has stated that no leader in Jammu and Kashmir has been put under preventive detention. उनकी क्योंकि स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, तो मैं तो उसे एक्सेप्ट करूंगा पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट को. बट allegedly the MPs from Jammu and Kashmir, they were detained, including Farooq Abdullah. He was sitting MP back then. तो उन्होंने भी वोटिंग नहीं किया उसमें. समझ रहे हो? तो बस ये चीज़ें अप्लाई करनी होती है. हर चीज़ आपको पता नहीं होनी चाहिए, है ना. कौन जाकर के अब जाकर है ना फालतू में इतना कौन पढ़े आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन को. ये मेरा पेन मूव क्यों नहीं कर रहा है? सॉरी, 1 सेकेंड. ये पेन मूव कर तो रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है. ये पॉइंटर एक जगह फंस गया है. कैन यू सी दिस? अरे आपको दिख रहा है क्या? 1 मिनट रुकना प्लीज़ प्लीज़. पॉइंटर एक जगह फंस गया था. हाँ, ओके. तो समझ रहे हो? बस ये देखना है. अब आंसर आपका एलिमिनेशन से बने जा रहा है. अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की भाई बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. आर्टिकल 105, 194 तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके लिए है. भैया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जाएगा हर उस आदमी को जो स्पीच दे रहा है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में स्पीच तो प्रेसिडेंट भी दे रहा है, लेकिन भैया प्रेसिडेंट को ये एक्सटेंड नहीं होती है. तो किसी और को होती है? सारे एमपीज को होंगी, वेदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, है ना. प्लस आपके मिनिस्टर्स. वाई? क्योंकि मिनिस्टर जो है, पॉसिबल है कि मिनिस्टर 6 महीने तक बिना एमपी बने भी मिनिस्टर रह सके, ये तो पता है. तो मिनिस्टर के पास भी ये प्रिविलेज होगी तब जब वो बोल रहे हो पार्लियामेंट में. और किसको? आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनको भी है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज अटॉर्नी जनरल कैन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट एज वेल, ही कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट. तो भैया अटॉर्नी जनरल को भी ये पावर होगी, एडवोकेट जनरल को स्टेट में, है ना, सिमिलरली. तो ये बात है. ये सारी प्रिविलेजेस उनको अवेलेबल है. और कोई भी मेंबर जो है, कोई भी मेंबर लायबल नहीं होगा फॉर एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट. जो भी उन्होंने कहा हुआ है पार्लियामेंट में, उसके लिए कोई आंसरेबल नहीं है वो कोर्ट में किसी में भी. और सारी कमेटीज़ को भी ये जो है ये प्रिविलेजेस जाती है आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ठीक है, बस ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है. अब इसके बहुत सारे सोर्सेज है. फॉर एग्जांपल सीआरपीसी में और सीपीसी में वो प्रोविज़न किया गया है कि भैया 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप जो है अरेस्ट नहीं करेंगे, है ना. और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रूल्स ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग भी, है ना, एक सोर्स ये भी होता है कि जो हाउस के रूल है वहाँ पे प्रिविलेज के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जा सकते हैं कि भैया अगर आपने ये पर्टिकुलर काम किया तो ये पार्लियामेंटेरियन के प्रिविलेज के अगेंस्ट होगा. देयर आर सो मेनी सोर्सेज, राइट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के. अब देखो ऐसे ही यहाँ पे प्रिविलेजेस के लिए क्वेश्चन, है ना, आपसे पूछा गया था हाउस ऑफ पीपल में प्रिविलेजेस के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है. द राइट, ये 2013 का क्वेश्चन है, राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स. ये एक प्रिविलेज है. बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट का कोई भी हाउस अपनी डिबेट को, प्रोसीडिंग को पब्लिश भी कर सकता है और ये भी कह सकता है कि ये वाली प्रोसीडिंग पब्लिश नहीं होगी. अगली बात, द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम गैलरीज एनी टाइम. बिल्कुल ये भी है कि आप सीक्रेट सेशन भी ले सकते हो. द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस. यस, वो आपसे पूछेगा कि अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है तो क्या आउटसाइडर्स को इसमें पनिश किया जा सकता है? बिल्कुल. पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को मान लो गाली दे दो और पार्लियामेंटेरियंस ने अगर उसका कॉग्निजेंस ले लिया कि यार अपशब्द बोल दिया, अभद्र भाषा बोल दी हमारे लिए, ये हमारी प्रिविलेज के खिलाफ है, तो पार्लियामेंट्री कमेटियन प्रिविलेज आपको, हाँ ठीक है, वारंट इशू कर देगी वहाँ से, बोलो कि लाओ इसे पकड़ के इधर, हम करते हैं इसका थोड़ा इलाज. समझ रहे हो? तो यस, ये प्रिविलेज, किसी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है. एंड व्हाट is said or done within the walls of parliament however can be inquired into the court of law. No, it cannot be inquired in the court.
सीधी बात है, नो बकवास, आगे बढ़ो। ये है वो क्वेश्चन, इसे लगा के दिखाओ, जरा लगा के दिखाओ, मजे से लगाना। मैं तभी कहता हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो CDS के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटी के, CAPF के भी। एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में पूछा है कि एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजॉर्नमेंट मोशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक प्रोसीजर, ये भाई ने इसको नॉट करेक्ट मान लिया है। एंड दिस मोशन कैन बी invoked on any matter of urgent importance that may even be within the jurisdiction of state government. अगला, the chair has absolute discretion to refuse the consent। लगाइए जरा आंसर क्या होगा। ऑब्वियस बात है भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला इसमें लगाओ, एलिमिनेट करो ऑप्शन डी को। नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग आपको ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं। इंटरनेट में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, कोई वीडियो देख लो, इंस्टीट्यूटों का वीडियो देख लो, आंसर वो आपको डी देगा। मैं आंसर सी बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सेक्शन 56 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा को नहीं पढ़ा है, जिसमें एडजॉर्नमेंट मोशन को बहुत ब्रॉडली कवर किया गया है। ये वो मोशन होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, इसीलिए पहले 50 MPs का इसमें, ठीक है, इसे एक्सेप्ट होने से पहले 50 MPs के इसमें सिग्नेचर होने चाहिए, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन है। अगली बात है कि भैया चेयर के पास एक्चुअल में डिस्क्रिशन होता है कि आइदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, राइट। इंपॉर्टेंट बात गुरु ये है कि स्पेसिफिकली, अदरवाइज देखो अगर मैंने ये ना पढ़ा होता तो मैं भी डी ही इसका आंसर लगाता, लेकिन ये जो सी है ना, सी, यहां देख लो, इसी में ये बात लिखा हुआ है कि मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। फिर आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे पढ़ो, अब इसको ऐसे पढ़ो, लीगल इंटरप्रिटेशन ऐसे करो, रिस्ट्रिक्टेड टू मैटर इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात को, है ना। मतलब अगर और क्लियर जानना हो ना तो इतना सा पढ़ो, रिस्ट्रिक्टेड टू द मैटर इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे डिडक्ट करके ऐसे आंसर निकलेगा इसका। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दी, एलिमिनेट कर लो, सीधी बात ये है ना। तो ये इसके कुछ बातें हैं, है ना, इसके ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये मोशन तब नहीं लाया जा सकता अगर ये सब जुडिस कोई मामला हो, मतलब जुडिशरी इसको सुन रही हो इस मैटर को। ये मोशन तब भी नहीं लाया जा सकता अगर इस मोशन को लाने के लिए कोई दूसरा मोशन लाया जा सकता हो, ऑर्डिनरी मोशन। ये मोशन तब भी नहीं लाया जा सकता है अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसा मोशन ऑलरेडी अंडरगोइंग है, ठीक है। तो ऐसे इस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अगर पास हो जाए, ये मोशन अगर एक्सेप्ट हो जाए, तो ये मोशन पे चर्चा 2.5 घंटे तक चलती है, मिनिमम 2.5 घंटे तक चलेगी। ये मोशन प्रेजेंट होना चाहिए। इतना डीप में अगर जाना है तो अलग बात है, लेकिन खास बात यह है कि ये मोशन अगर लाना है आपको तो 10 बजे से पहले आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 10 बजे के बाद प्रेजेंट किया तो अगले दिन के बिजनेस में ये आएगा, पिछले दिन के बिजनेस में नहीं। ऐसे ही कई मोशंस और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो बोले कि सेंसर मोशन, भैया ये जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, लाया जा सकता है। किसी एक सिंगल मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंसर किया जा सकता है ना। दूसरी बात, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, इसलिए 50 MPs का पहले इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जाकर के ये लाया जा सकता है ना। अगली बात कि देयर इज समथिंग नोन एज कट मोशन। अगर ये कट मोशन भाई साहब पास हो गया ना, अगर ये कट मोशन पास हो गया, बी इट अ पॉलिसी कट मोशन, है ना, बी इट एन इकोनॉमी कट मोशन, है ना, मतलब किसी भी तरीके का अगर कट मोशन आपका पास हो गया तो हाँ, सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार को रिजाइन दे देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर
प्रेसिडेंट की जो स्पीच है पार्लियामेंट में, वोट ऑफ थैंक्स, जो कि प्रेसिडेंट साल के हर पहले सेशन में और नई लोकसभा के हर पहले सेशन में प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं, उसके लिए जो वोट ऑफ थैंक्स है, अगर वो भी पास नहीं हुआ तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। माना जाता है कि दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ, PYQ को अच्छे से प्रैक्टिस करो और है ना, रिवीजन ओरिएंटेड ये मॉड्यूल है आपका, साथ में रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है civilspot.in पे करिए। कल किसी का मेरे को एक मैसेज भी आया, मैसेज नहीं आया, वो किसी ने कमेंट कर रखा था, मैं बीच में वीडियो में भूल गया ना कल, वो कौन सा वीडियो, कल जियोग्राफी पे एक वीडियो जो डाला हुआ था उसमें कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया था बीच में, और याद करने के लिए काफ़ी मुझे थोड़ी मशक्क़त करनी भी पड़ी। तो किसी ने उसमें डाल दिया था कि भाई अगली बार पढ़ के आना, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। सो बिल्कुल ऐसी बात है। आई हैव रेड योर कमेंट, ठीक है, तो ये आपको बस बताने के लिए है। वो कमेंट वहाँ पे पिन भी है अलग से, तो मज़े से पिन किया हुआ है मैंने। सो नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये फिर से फंस गया, 1 सेकेंड गाइस, मेरा पेन फिर से फंस गया इधर। हाँ ठीक है, देखो ये क्योटो, अच्छा ये कहाँ से वायरस आ गया बीच में, एमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर डिप्लेशन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। क्यों, मतलब क्यों इतनी मशक्क़त करनी है, क्योंकि ये वायरस है ना बीच में, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। एमिशन रिडक्शन, ये तो भाई साहब आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, और हाँ इसमें फिर बाद में किगाली एग्रीमेंट आया हुआ है ना, वो तो आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए लाया गया है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है। वो ये ऑलरेडी हम इसमें पढ़े हुए हैं, एनवायरनमेंट आजकल चला हुआ है, ये पूरा कहानी बताए हुए हैं कि HFC जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज है भाई, ये ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट को रोका जा सके। HFC ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते हैं। अगर वो स्टेटमेंट दे दे एक्सट्रीम, कल को अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दे कि HFCs डू नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर, एलिमिनेट कर देना, क्योंकि आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमार्केटिंग द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बच्चों वाला क्वेश्चन है, भाई साहब ने आंसर भी दिया हुआ है ना, साइरल रेडक्लिफ जी हैं। तो रेडक्लिफ की जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। हाँ लेकिन ये जो डुरांड है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मिलेगी। यहीं पे आपको मिलेगा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, TTP, है ना, इसी लाइन के आसपास वो यहाँ से, और यहीं से देखो ये डुरांड लाइन से इतना ज़्यादा स्मगलिंग हो रहा है। जो पाकिस्तान, जो ये पंजाब में आपको आ रही है ना, ये हीरोइन वगैरह आ रही है, अफ़गानिस्तान से आती है। वहाँ उन्होंने कभी देखना, इस काफ़ी वीडियो जिसकी वायरल है, गुलेलें लगा रखी है भाई साहब उन्होंने, गुलेल समझते हो, बड़ी गुलेलें लगा रखी है, बहुत बड़ी। 4-5 लोग खींचते हैं और फिर यहाँ से शू करके आगे वो गोला जाता है नशों का, 2-3 किलो का गोला। ये 5-6 किलोमीटर दूर फेंक रहे हैं नशे, अफ़गानिस्तान से सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान। फिर वहाँ से तो चीज़ें चल ही रही हैं, है ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट के भरोसे वो तो चलता ही है। फिर ये मैकमोहन लाइन जी, ये तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक तो मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन, ये कौन सी 2 कंट्री के बीच में है, एक मैकमोहन लाइन, ये कौन सी 2 कंट्री के बीच में है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इन दोनों में से ईस्टर्न बॉर्डर को कौन डील कर रहा है। कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव हो जाया कीजिए। ये आर्थर बेल्फोर भाई साहब, ये वही थे जिनके बारे में जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हम कल पढ़े ना 1917 की। आर्थर बेल्फोर ये वही आदमी था जिसने बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन करी हुई थी। ये ब्रिटिश उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मेंबर था। तो रॉथस्चाइल्ड के लिए इन्होंने अपना एक लेटर लिखा था कि डियर रॉथस्चाइल्ड, आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय द क्राउन टू इन्फॉर्म यू that we are going to create a separate state for the Jews in Middle East without replacing the original inhabitants। तो डिक्लेरेशन तो ये थी, फिर रिप्लेस तो उन्होंने कर ही दिए। ऐसे करके जो बेल्फोर डिक्लेरेशन थी उसके थ्रू इजराइल आपका जो है अस्तित्व में उस टाइम पे आया था, है ना। तो ये ध्यान में रखना है।
बाकी देखिए, हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। मुझे ऑनेस्टली इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और यहाँ देखिए फिर पूछा हुआ है कि शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन टू द मेन्स कॉलेज, शी वॉज फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश इंडिया, शी वॉज ए मेडिकल प्रोफेशनल, शी वॉज ऑनर्ड भारत रत्न इन 1956। एक्चुअल में भारत रत्न नहीं मिला है इनको, इन्हें आपका क्या कहते हैं, पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये आपको जो है हटाना पड़ेगा, ये नॉट करेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें इनकी करेक्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हेराका मूवमेंट है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, और रानी गाई दिनलियू जी का इनके साथ इस हेराका मूवमेंट से क्या संबंध रहा है, और इन्हें रानी कहा किसने, है ना, क्वीन ऑफ हिल्स की जो उपाधि है रानी गाई दिनलियू को, ये दी किसने। और ज़्यादा देखना हो तो रानी कमलापति जी के बारे में भी जानिए, ये भी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में आती रहते हैं। तो ऐसे जो फीमेल जो हैं, ठीक है, उनके बारे में हो सकता है सवाल पूछे। शी हैड सो मैनी फर्स्ट्स इन हर नेम, है ना, ये पहली फीमेल स्टूडेंट थी मेन के कॉलेज में, पहली वुमेन लेजिस्लेटर थी, मद्रास में बने थे ये, और ये सब चीज़ें इनका पहली बार था, मतलब पहली बार। नेक्स्ट, सिंस वॉर्स बिगिन, ये फिर से वायरस क्यों आ गया, ये तो IR का क्वेश्चन है, मैंने इसमें ये क्यों डाल दिया। सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ये अगेन आपसे माइंड्स ऑफ मैन पूछ रहा था, आपसे ये फ्रेज नहीं पूछ रहा है। एक्चुअली बोला हुआ है कि ये ऑब्जर्वेशन कौन सी UN ऑर्गन के कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक्चुअल में वो आपसे आपके माइंड के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप इनमें से देख पा रहे हो कि ऐसी डिक्लेरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी। माइंड्स ऑफ मैन की बात की जा रही है कि डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। इंसानों के दिमाग में कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट करनी हो तो कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा करेंगे, बचपन में, जब आपकी पढ़ाई हो रही हो। तो पीस अगर बिल्ड करनी है तो आपके दिमाग में वो अंदर कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए, कब, बचपन में, जब पढ़ाई हो रही हो। पढ़ाई कौन करवाता है, WHO नहीं, ये तो हेल्थ की बात कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फिर वही आ गया एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, पढ़ा तो हमने IAEA, हटाओ इसे भी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, स्पेसिफिकली नॉट, क्योंकि इकोसॉक के अंडर ही वैसे ये सब चीज़ें आती है, यूनेस्को हो गया, है ना, और आपका जो यूनिसेफ वगैरह हो गया, ये सब इकोसॉक के अंडर ही आ रही है। ये कर रहा है भाई साहब एजुकेशन का काम, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों को, है ना, बच्चों की एजुकेशन, इन चीज़ों पे ये काम कर रहा है। तो इसके, और है भी इसी का ये। अब हर UN ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के हमने नहीं देखना है, बस ये थोड़ा लॉजिक लगाना होता है ना, और आप जो है आंसर के पास पहुंच जाते हैं, जैसे ही थोड़ा मालूम होता है कि हाँ ये बन सकता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड, फिर बोलते हैं इंडियन पीनल कोड हैज़ बिन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है ये लॉर्ड मैकॉले ने चेयर किया था, और इंडियन पीनल कोड जो है ड्राफ्ट कर दिया था लॉर्ड मैकॉले ने। 1930s में ही ड्राफ्ट हो चुका था ये, बाद में इसको कंसिडर करते करते 1860 लग गए। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था इंडियन पीनल कोड को, है ना। लेकिन जो इंडियन पीनल कोड है 1860 वाला, इट हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस द भारतीय न्याय संहिता। अगेन वेरी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, वाई, बिकॉज अब जो नए केसेस आएंगे वो इंडियन पीनल वो भारतीय BNS के अंडर ही रजिस्टर किए जाएंगे। बट जो अभी तक पुराने केसेस चल रहे हैं, लॉयरों का यही तो कंटेंशन था कि IPC छोटा था क्या जो तुमने BNS भी हमें पढ़ने के लिए दे दिया। लॉयरों का यही कंटेंशन है। आजकल अगर लॉयर यहाँ पे होंगे, है ना, लिंक्डइन पे अगर आप लॉयरों के कंटेक्ट में है, आप पाएंगे कि लॉयर आजकल टेबल बना रहे हैं, मेन काम उनका टेबल बनाना है। टेबल में वो ये लिख रहे हैं, इधर BNS का सेक्शन लिख रहे हैं, यहाँ वो प्रोविज़न लिख रहे हैं, यहाँ वो IPC का सेक्शन लिख रहे हैं कि सेम प्रोविज़न IPC में यहाँ पे है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऊपर नीचे कर दिया गया है, थोड़े माइनर चेंजेज हुए हैं बस, है ना, कन्विक्शन से रिलेटेड और DNA टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड, और आपकी जो सोशल सर्विस है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ एक क्रिएटिव चेंजेस हुए हैं। बाकी भाई साहब सेक्शनों का बस नाम चेंज कर दिया गया है,
है ना, वही है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो ऐसा है कि इंडियन पीनल कोड जो अभी पुराने केस चल रहे हैं वहाँ ये अभी भी इफेक्टिव है। तो मुझे तो इसमें मैं कुछ डिसाइसिव नहीं हो पा रहा हूँ कि यूपीएससी की ये मतलब कंप्लीटली रिप्लेस्ड के ग्राउंड पे मैं इसे रॉन्ग कंसिडर करूँगा, और वन ओनली शुड बी द आंसर। बाकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो है ही। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया। लगाइए ज़रा इसको। ये तो भाई हाँ, आप अगर ये हमने स्टडी किया है जब हम आर्टिकल 15 और 16 को देख रहे थे ना, तो हम मंडल के इशू को देख रहे थे। पूरी स्टोरी मैंने वहाँ बताई हुई है। मैं बताया ना काका कलेलकर कमीशन वहाँ मेंशन्ड है, जा करके देखो उस सेशन को, देखो 15 और 16 आर्टिकल वाला सेशन मैंने बताया हुआ उसमें कि काका कलेलकर कमीशन ने भाई साहब ऐसी ऐसी अपनी जो है, ठीक है, आई थिंक 1962 के आसपास जो इनके वो रिकमेंडेशन गई थी, तो उसमें इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की उस टाइम डिमांड करी थी। फिर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया मंडल, बीपी मंडल, ठीक है। तो ये मोरारजी देसाई जी की क्रिएटिविटी थी। फिर बीपी मंडल ने अपना वो रिपोर्ट दिया, 10 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जा कर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया तो भाई साहब इन्होंने दो काम किए। 27% रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, 10% रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया, है ना, ये दे दिया ईडब्ल्यूएस को भी उस टाइम पे। इंपॉर्टेंट बात गुरु ये है कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण था, इसके लिए तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा था, है ना। हमने देखा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसमें ये प्रोविजन एडिट, है ना, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सब सेक्शंस 4 में ये बात ऑलरेडी लिखी हुई थी कि ओबीसी के लिए आप कोई ऐसा एक्शन लेंगे तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन था। कोर्ट ने पाया कि ईडब्ल्यूएस का तो जिक्र ही नहीं है, तुमने कैसे दे दिया 10%, तो लगाओ इस पे 50% का कैप, तो उस टाइम लग गया, है ना। हाँ, तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये कहानी हम पढ़े हुए हैं, मंडल कमीशन, मंडल केस एटसेट्रा, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स। तो सीधी बात ये है कि ये गलत होता है, क्योंकि थर्ड बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन आजकल चला हुआ है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो आर से उनका नाम शुरू होता है, आई पे ख़त्म होता है। आप मुझे बीच में बताएंगे कि उनका पूरा नाम क्या है, जो कि सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस के। फिर देखिए, अगर नाम का पता चल जाए तो उसके बाद लॉगिन कीजिएगा civilspot.in पे। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे मतलब आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या बच गया क्या? कुछ नहीं बचा है। सो अगर आपको ऐसे रिवाइज करनी है चीज़ें तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। बाकी हाँ, ये बचा हुआ है कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाने का प्रोविज़न है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कमीशन बनाने का जो प्रोविज़न है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से, ठीक है, दिया गया है। वो ये कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। अगली बात जो है, कमीशन जो है प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और प्रेसिडेंट को भाई साहब वो रिपोर्ट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी अलोंग विद अ मेमोरेंडम, जिसमें वो एक्सप्लेन करे कि क्या एक्शन इसकी रिपोर्ट में लिया गया है। सो वो जो रोहिणी कमीशन की, हे भगवान मैंने नाम ही ले लिया, तो जो जस्टिस रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो इसीलिए इतनी सिग्निफिकेंट है कि अगर उन्होंने कुछ बात रिकमेंड करी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या तो वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, अगर नहीं इम्प्लीमेंट करी तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करी। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करी, पार्लियामेंट में ये बात आई, आगे हड़कंप मचा, तो पॉलिटिकली वहां से सेंसिटिव हो जाता है इशू। इसीलिए आज तक सिर्फ 3 ऐसे कमीशन बनाए गए हैं। तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है भाई, है, कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया की रियलिटी है। तो ये थे आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। आई होप काफ़ी अच्छा पॉलिटी का रिवीजन आप 1 घंटे में कर पाए होंगे, जितना भी का भी ये टाइम इसमें लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी पोर्शंस को हम इसमें डिस्कस करें, क्योंकि ज्योग्राफी का आप पिछले कल वाला देख लेना, ये पॉलिटी का हुआ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लगा सेशन। आप जो है ना, कोई तो मुझे बता रहा था एडवर्टीजमेंट कम दो, क्यों मैं एडवर्टीजमेंट कम दूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों मैं एडवर्टीजमेंट कम दूँ। तुम लोग बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों को पे करते हो वहाँ कोर्स लेने के लिए, मैं क्यों नहीं आपको एडवर्टीजमेंट दूं। मैंने तो गूगल ऐड भी ऑफ कर रखा है, मैं तो यूट्यूब में ऐड भी नहीं चलाता हूँ।
तो ये बात है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।